मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। स्टूडेंट्स, आज हम बीए तृतीय वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। विषय का नाम है नेपोलियन का पतन। फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात 1815 ईस्वी तक का जो काल है, लगभग 35 वर्षों के इस काल में नेपोलियन नामक व्यक्तित्व ने न केवल यूरोप को, न केवल फ्रांस को, अपितु संपूर्ण विश्व को अपने कार्यों के द्वारा प्रभावित किया। फ्रांस के प्रथम कौंसलर के रूप में और फ्रांस के सम्राट के रूप में नेपोलियन का यह कहना था कि फ्रांस का जो मुकुट है वो धूल में पड़ा था और मैंने तलवार की नोक से उठाकर इसे अपने सर पर रख लिया। नेपोलियन ने अपने जीवन में 40 विजय प्राप्त की और इतने बड़े विजेता को भी अंततः पराभव का सामना करना पड़ा। 1815 आते आते जो नेपोलियन का ग्लैमर था वो समाप्त होने लगा और नेपोलियन पतन की तरफ अग्रसर हो गया। नेपोलियन के पतन के लिए जो कारण महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, उनमें सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में नेपोलियन की स्वयं की महत्वाकांक्षा बड़े कारण के रूप में, या नेपोलियन की जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत जिम्मेदार है नेपोलियन के पतन के लिए। महत्वाकांक्षी होना कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन जिस प्रकार हर चीज सीमा के अंदर रह के लाभदायक होती है और सीमाओं का हनन करके, सीमाओं का अतिक्रमण जब कोई भी चीज़ करती है तो वो नुकसानदायक होती है, ठीक उसी प्रकार नेपोलियन की जो महत्वाकांक्षा थी वो अति वाली सीमा का अतिक्रमण कर रही थी। परिणाम स्वरूप नेपोलियन के साथ भी वही हुआ जो असीमित महत्वाकांक्षी किसी भी व्यक्ति के साथ होता। फ्रांस में अपना पूरा प्रभाव स्थापित करने के बाद उसने संपूर्ण यूरोप में अपना प्रभाव स्थापित करने के प्रयास किए और आगे चलकर तो वह विश्व विजय की भी कामना करने लगा। वह विश्व विजेता के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहने लगा, या विश्व विजेता के रूप में स्वयं को देखने लगा। वह फ्रांस की स्थिति तो सुदृढ़ कर ली उसने और यूरोप के भी कुछ देशों में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, और अगर इतना ही करता तो संभवतः जो उसका अंत है वो उतना दुखदाई नहीं होता या इतने पतन की तरफ नहीं जाता। लेकिन नेपोलियन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को लगाम नहीं लगाई। परिणाम स्वरूप 1815 आते आते उसे पतन के गर्त में समा जाना पड़ा। फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण कमी थी
या महत्वपूर्ण कारण था वो था नेपोलियन की स्वयं की चारित्रिक दुर्बलताएं। नेपोलियन का जो व्यक्तित्व था वो अच्छाइयों और बुराइयों का सम्मिश्रण था। जितनी विशेषताएं उसके चरित्र में थी, लगभग उतनी दुर्बलताएं भी व्यक्तित्व में थी। वह उग्र और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था और जल्दी ही आवेश में भी आ जाता था। जिद्दी, अहंकारी होने के साथ साथ उसमें निरंकुश वाली जो प्रवृत्ति है वो भी अधिकता में थी। वह संधि को सम्मानित समझौता नहीं मानता था, पराजित राज्यों की मैत्री पर भरोसा नहीं करता था और मामूली सा संदेह होने पर ही आक्रमण कर देना उसकी फितरत थी। किसी भी देश की मैत्री उसके लिए राजनीतिक आवश्यकता से अधिक नहीं थी। ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा, स्पेन आदि के साथ उसने बड़ा अटपटा व्यवहार किया और इतने के साथ साथ अपने संबंधियों के प्रति, अपने कुटुंबजनों के प्रति जो उसके मन में मोह तथा पक्षपात था, वो भी नेपोलियन के पतन के लिए या नेपोलियन के अहित के लिए जिम्मेदार साबित हुआ। उसने अपने संबंधियों को बड़े बड़े पद दिए, ओहदे दिए, यहाँ तक कि उन्हें शासक भी बना दिया, उच्च पद भी दे दिए, किंतु उन संबंधियों में से अधिकांश लोगों ने नेपोलियन के साथ धोखा किया। अपने संबंधियों के प्रति जो उसकी दुर्बलता थी, सॉफ्ट कॉर्नर था, वो फ्रांस के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो जब नेपोलियन का पतन हुआ तो लोग दबे स्वर में ये भी कहने लगे कि भाई भाई भतीजावाद, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं हिंदुस्तान में भाई भतीजावाद या पारिवारिक वो कहते हैं, नेपोटिज्म कहते हैं, उन सारी चीज़ों का जो एक सम्मिश्रण था इसके व्यक्तित्व में, नेपोलियन के व्यक्तित्व में, वो भी इसकी पराजय का एक बड़ा कारण बनता है। फिर क्या है, दोषपूर्ण सैनिक व्यवस्था। हर व्यक्ति के साथ ये होता है कि जब व्यक्ति का जो सूर्य है वो प्रगति की तरफ होता है, चढ़ाव की तरफ होता है, तो उसमें सारी जो गुण हैं, सारे गुण उस व्यक्तित्व में आरोपित कर दिए जाते हैं। और जब उसी व्यक्तित्व का पतन होता है तो सारे के सारे अवगुण भी उस व्यक्तित्व में आरोपित कर दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार नेपोलियन के चरित्र का विश्लेषण भी करने में इतिहासकारों ने उसी तरीके का जो पैमाना है वो अपनाया। 40 बड़ी विजयों का जो विजेता है उसकी सैन्य व्यवस्था को, उसकी सैनिक व्यवस्था को भी जब उसका पतन हो जाता है, नेपोलियन का पतन हो जाता है, तो उस सैनिक व्यवस्था को दोषपूर्ण बताया जाने लगता है। यूरोप विजय की महत्वाकांक्षा ने लगातार उसे युद्धों में उलझाए रखा। परिणाम स्वरूप उसने जो फ्रांस की राष्ट्रवाद की जो व्यवस्था थी उसे सैन्यवाद में कन्वर्ट कर दिया। उसने फ्रांसीसियों के साथ एक गौरवपूर्ण व सुनहरा भविष्य तो प्रस्तुत किया, साथ ही फ्रांस के नागरिकों को सैनिक बनाने के लिए भी प्रेरित किया। इस प्रकार वह विशाल सेना का संगठन करने में सफल हो गया, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा के कारण, नेपोलियन की महत्वाकांक्षा के कारण और लड़े गए निरंतर युद्धों ने सेना के संगठन और स्वरूप में बहुत परिवर्तन कर दिया। शुरू में तो उसकी सेना उत्साह और देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत रही और शुरू में उसकी सेना में सिर्फ फ्रांस के ही सैनिक सम्मिलित रहे, किंतु जैसे जैसे विजय की प्रक्रिया बढ़ती गई, विजय होती गई, तो उन पराजित देशों के सैनिक भी सेना में भर्ती होते गए और
इस प्रकार के सैनिक लूटपाट और धन के लालच में ही रहते थे। उनमें वीरता व साहस से लड़ने की आशा उन लोगों से नहीं की जा सकती थी। तो इस प्रकार का जो दोषपूर्ण सैन्य संगठन था वो भी बड़ा कारण बना नेपोलियन के पतन के लिए। फिर क्या है, जो पोप के साथ नेपोलियन के संबंध थे उन्होंने भी एक हद तक नेपोलियन को पतन की तरफ अग्रसर करने में एक भूमिका का निर्वाह किया। 1804 ईस्वी में जिस समय काउंसलर से हटकर नेपोलियन फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ रहा था या उसका राज्याभिषेक हो रहा था, उस दिन भी उसने पोप को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पोप नेपोलियन को राजमुकुट पहनाने के लिए आया था, लेकिन नेपोलियन ने उसके हाथ से मुकुट लेके स्वयं ही अपने सर पर, अपने मस्तक पर रख लिया। इस काम से नेपोलियन के द्वारा यह कृत्य यह सिद्ध करता था कि वह स्वयं अपने सामर्थ्य से शासक बना है। 1809 ईस्वी में महाद्वीपीय व्यवस्था को लेकर उसने रोम पर आक्रमण किया। इन कारणों से जो कैथोलिक जगत है, रोम क्योंकि कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का सर्वाधिक पवित्र स्थान था और रोम पे जो आक्रमण है वो समस्त कैथोलिक जनता ये मानती थी कि भाई ये हमारे ऊपर ही आक्रमण है। तो रोम के साथ समस्त कैथोलिक जगत की भावनाएं जुड़ी होने के कारण जो रोम पर आक्रमण था वो भी कैथोलिक जगत में पसंद नहीं किया गया। कैथोलिक जगत ने यह माना कि भाई ये हमारे धर्मगुरु का अपमान है। परिणाम स्वरूप ये लोग नेपोलियन को धर्मद्रोही मानने लगे और उनमें यह धारणा दृढ़ हो गई कि वह राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता नष्ट करने वाला दानव ही नहीं बल्कि धर्म नष्ट करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति भी है। तो पोप के साथ जो इसके खट्टे मीठे संबंध रहे, जो तनावपूर्ण संबंध रहे, अधिकांश समय पे पोप की सत्ता को इसने चुनौती भी दी और पोप के जो अधिकार थे वो बहुत ज़्यादा सीमित कर दिए और साथ ही धर्म को राज्य के नियंत्रण में ले आया। तो ये सब कारणों के चलते भी लोगों में नेपोलियन के प्रति नाराजगी उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात थी। फिर एक अन्य जो महत्वपूर्ण कारण है वह है नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीति। फ्रांसीसी राज्य के चारों ओर ऐसे राज्य थे जो नेपोलियन के अधीन थे। वहाँ पर नेपोलियन के परिवारजन शासन कर रहे थे। जर्मनी में उसका भाई, हॉलैंड और नेपल्स में उसके बहनोई और रिश्तेदार, इटली में स्वयं, स्पेन में उसका दूसरा भाई, उत्तरी इटली में उसकी बहन। ये मतलब सारा का सारा जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था उसमें इन्होंने अपने परिवारजनों को ही सत्ता दे रखी थी नेपोलियन के द्वारा। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ राज्यों में राइन संघ, स्विट्जरलैंड में भी नेपोलियन संरक्षक था। वर्षा की डची में उसका जो शासक था वो इसका मित्र था। डेनमार्क का शासक भी मित्र था। नेपोलियन ऑस्ट्रिया को 4 बार, प्रसा को 2 बार पराजित कर चुका था। मतलब यूरोप में इंग्लैंड को छोड़कर सभी इसके अधीन आ गए थे, फ्रांस के अधीन थे। और नेपोलियन की संघीय व्यवस्था में राष्ट्रीयता का कोई भी स्थान नहीं था। इतने बड़े महाद्वीप के लोग केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के लिए अपने आप को लंबे समय तक समर्पित नहीं कर सकते थे। अथवा दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय तक नेपोलियन के प्रति वो फीलिंग नहीं बनी रह सकती थी जो छोटे समय के लिए भी ठीक है, कुछ महीनों का, कुछ साल का व्यवस्था होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में
नेपोलियन बोनापार्ट की जो साम्राज्यवादी नीति थी और देशों को विजित करने के उपरांत अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों में उन क्षेत्रों को वितरित कर देने से लोगों में रोष व्याप्त था। यूरोप के सारे समस्त देशों में रोष व्याप्त था। उनके लिए बोनापार्ट परिवार के सदस्यों को राजा के रूप में थोप दिया जाना असह्य था। परिणाम स्वरूप ये जो साम्राज्यवादी नीति है, ये भी एक बड़ा कारण अंततः साबित होती है नेपोलियन के पतन के लिए। फिर क्या है कि जो नेपोलियन के संबंधी थे वो उनमें उस प्रकार की योग्यता भी नहीं थी जिस प्रकार की योग्यता स्वयं नेपोलियन में थी। नेपोलियन ने इन्हें उच्च पद प्रदान तो कर दिए, किंतु वास्तव में ये लोग उन पदों के योग्य नहीं थे। स्पेन में जोसेफ के कारण कई लाख सैनिक मारे गए। इस प्रकार एक शासक के रूप में कुटुंब के स्वार्थ से बंधे रहना नेपोलियन या स्पेन के पतन का कारण बन गया। परिणाम स्वरूप जो नेपोलियन है, नेपोलियन की स्थिति में निरंतर अधोगति या नेपोलियन अधोगति को प्राप्त होता गया। फिर क्या है कि जो यूरोप है वो फ्रांस की क्रांति से भी बहुत प्रभावित हुआ था। तो क्रांति का प्रभाव जो था यूरोप में, उसने भी नेपोलियन के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपोलियन की जो प्रारंभिक सफलता वो क्रांति से जन्मी थी। सैनिक अभियानों में हारे हुए राष्ट्र की पुरातन व्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। क्रांति के आदर्शों पर इन राज्यों में काफ़ी सुधार भी किए गए थे। ऑस्ट्रिया, स्वीडन तथा प्रसा में सामंती व्यवस्था समाप्त कर शिक्षा और सैन्य संगठन में सुधार किए गए थे। स्पेन में भी नए विचारों के आगमन से राष्ट्रीयता की भावना जोर मारने लगी थी। जर्मनी के 300 से भी अधिक राज्य राइन परिसंघ में परिवर्तित हो गए थे। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी थी। तो इस प्रभाव ने भी लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वो नेपोलियन के प्रभाव से निकले। परिणाम स्वरूप लंबे समय तक नेपोलियन का इन राज्यों पर अधिकार बनाए रखना संभव नहीं था। फिर जो एक अन्य बड़ा कारण था नेपोलियन के पतन का, वो था फ्रांस के पास दुर्बल नौसेना होना। कमज़ोर जो नौसेना थी फ्रांस की, वो बड़ी अयोग्यता थी। नेपोलियन जीवन भर इंग्लैंड को पराजित करने का स्वप्न देखता रहा और सिर्फ कमज़ोर नौसेना के चलते वो अपने इस स्वप्न को पूरा नहीं कर पाया। महाद्वीपीय व्यवस्था के समय इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ अपनी नौसेना के बल पर ही जीवित रहा, या उसने महाद्वीपीय व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में सफलता प्राप्त की। रूस अभियान की विफलता के बाद थोड़े समय में ही उसने सेना का पुनः संगठन कर लिया, लेकिन नौसैनिक युद्ध में 3 बार पराजित होने के बाद जल सेना के विकास पर नेपोलियन के द्वारा प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया जाना एक बड़ा कारण बनता है। अगर नेपोलियन समय रहते अपनी नौसेना का पुनर्गठन करता तो संभवतया उसे इंग्लैंड को पराजित करने में और रूस जैसे राज्य को पुनः अपने अंतर्गत लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं अपन कि कमज़ोर नौसेना भी एक बड़ा कारण था नेपोलियन की पराजय के लिए। फिर क्या है, कूटनीतिक योग्यता का भी अभाव था नेपोलियन में। नेपोलियन ने यूरोप की समस्याओं को शस्त्र के बल पर सुलझाना उचित समझा। उसने कूटनीति का सहारा बहुत कम लिया। इंग्लैंड तथा यूरोप के राज्यों में कूटनीति द्वारा फूट और अविश्वास उत्पन्न करने की चेष्टा उसने
कभी नहीं की। वह भली भांति जानता था कि प्रसा ऑस्ट्रिया आपसी मतभेद के कारण सामूहिक रूप से फ्रांस के विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे, परंतु उसने कूटनीति द्वारा दोनों देशों में संदेह तथा अविश्वास का भाव उत्पन्न नहीं किया। वे संधियों पर या गुटों के निर्माण पर या फूट डालो और राज करो जैसी नीति पर या दुश्मन में भेद करने की नीति पर विश्वास नहीं करता था। तो और निरंतर युद्धों में लगा रहता था। तो अधिकांश इतिहासकारों का ये मानना है कि क्योंकि कूटनीतिक चातुर्य नेपोलियन के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं था, परिणाम स्वरूप उसे शीघ्र ही असफलता का स्वाद चखना पड़ा और पतन के गर्त में या कूटनीतिक असफलता के चलते पतन की तरफ और तेजी के साथ गया। फिर एक अन्य जो बड़ा कारण था वो है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, उससे यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा जो माल का उत्पादन है वो अधिक हुआ। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड लंबे समय तक फ्रांस के साथ संघर्ष करता रहा और इस काम ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो इंग्लैंड के अंदर निर्मित नहीं होती और अधिकाधिक मात्रा में नहीं होती। यूरोप के अन्य देश, फ्रांस, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की फ्रांस में आवश्यकता होती थी जो इंग्लैंड में निर्मित होती थी। तो इस तरीके से औद्योगिक क्रांति का होना या ब्रिटेन में अत्यधिक उत्पादन होना ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई फ्रांस को पिछड़ने में, फ्रांस के पिछड़ने में। प्रोफेसर हेजन ने ठीक ही लिखा है कि नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में नहीं हराया गया था, उसकी जो वास्तविक पराजय है वो मैनचेस्टर के कारखानों और बर्मिंघम की भट्टियों में हुई थी। तो इस प्रकार से अपन ये मान सकते हैं कि नेपोलियन के पतन के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति भी एक बड़ा कारण बनी। फिर क्या है, महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता ने भी नेपोलियन के पतन में बड़ी भूमिका निभाई। जो नेपोलियन के मित्र थे वो भी इस व्यवस्था के चलते उसके शत्रु बन गए। विजित प्रदेशों तथा फ्रांस की जनता में भी असंतोष फैल गया। यूरोप का पूरा व्यापार और वाणिज्य अस्त व्यस्त हो गया। अनेक देश नेपोलियन के इसी कारण से शत्रु हो गए। महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता ने नेपोलियन को प्रायद्वीपीय युद्धों में फंसा दिया। तो इस व्यवस्था के फेल होने के कारण नेपोलियन का पतन और अधिक शीघ्र या और अधिक नज़दीक आ गया। फिर क्या है, जो प्रायद्वीपीय युद्ध थे, स्वयं नेपोलियन भी ये मानता था कि स्पेन के पकते हुए फोड़े ने मुझे बर्बाद कर दिया। द स्पेनिश अल्सर र्यून्ड मी। प्रायद्वीपीय युद्धों के कारण नेपोलियन को अपनी सेना का एक बड़ा भाग तथा योग्य सेनापतियों को स्पेन भेजना पड़ा। वहाँ उसे सिर्फ सेना का ही नहीं बल्कि वहाँ की जनता का भी सामना करना पड़ा। स्पेन के लोगों के असहयोग, विरोध और छापामार युद्ध प्रणाली ने नेपोलियन को बहुत परेशान किया। स्पेन में फ्रांसीसी सेना को बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा या क्षति को उठाना पड़ा। प्रायद्वीपीय युद्धों ने नेपोलियन की अन्य योजनाओं पर भी बुरा प्रभाव डाला। मास्को पर आक्रमण करते समय वह स्पेन में उलझी हुई सेना को भी बुला नहीं सका।
प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रांट एंड टेम्परले के शब्दों में, स्पेन का युद्ध वह फोड़ा था जिसने नेपोलियन की शक्ति को खींच लिया। प्राय द्वीपीय युद्धों की असफलता ने मित्र राज्य को नेपोलियन के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा पुनः स्थापित करने में बड़ी प्रेरित किया। अब नेपोलियन को एक साथ ही दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। उसकी शक्ति विभाजित हो गई थी। यदि वह प्रायद्वीपीय युद्धों में नहीं फंसता तो संभवतः उसका पतन इतने जल्दी नहीं होता। फिर वांसो के अभियान ने उसके पतन में की गति को अत्यधिक तीव्र बना दिया। नेपोलियन के द्वारा मास्को पर आक्रमण उसके जीवन की संभवतः सबसे बड़ी भूल थी। नेपोलियन की सेना निरंतर लड़े गए युद्धों के कारण बेइंतहा ज़्यादा थकी हुई थी और रूस के विरुद्ध उसकी जो रणनीति थी वो भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं थी। रूस के विशाल भूक्षेत्र, वहाँ की जनता का विरोध, रूसियों की पीछे हटते हुए खेतों आदि को बर्बाद करने की नीति, वहाँ की भयंकर सर्दी आदि ने नेपोलियन को पराजित करने की जो नेपोलियन की इच्छा थी, रूस को पराजित करने के लिए जो नेपोलियन की इच्छा थी उसे उस पर पानी फेर दिया। एक बार को नेपोलियन ने मास्को पर अधिकार तो कर लिया, किंतु वहाँ से उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रूस अभियान ने नेपोलियन की सारी शक्ति को छीन कर दिया। परिणाम स्वरूप अब मित्र देशों का भी हौसला बढ़ गया। रूस में उसकी विशाल सेना के 5,80,000 सैनिक के करीब मारे गए। तो इतने बड़ी संख्या में जो नुकसान हुआ नेपोलियन को, उसने मित्र राष्ट्रों के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। मतलब नेपोलियन एक विशाल सेना को लेकर गया था और जब वापस लौट कर आया तो कुछ हजार सैनिक ही उसके साथ थे। जो मॉस्को का अभियान था वो नेपोलियन की शक्ति का महाविनाश था। तो इस तरीके से मॉस्को अभियान ने बड़ी भूमिका निभाई नेपोलियन के पतन में। और एक अन्य जो कारण था वो था अधीनस्थ जो राष्ट्र हैं उनमें राष्ट्रवादी भावना। नेपोलियन ने तो साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए अनेक देशों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। उसने विजित देशों की जनता का दमन किया और वहां अपना अधिनायकवादी शासन स्थापित कर दिया। रिजल्ट के रूप में क्या हुआ कि जो विदेशी जनता थी, जो विजित देशों की जनता थी, वो अधिनायकवादी शासक को बहुत लंबे समय तक स्वीकार नहीं कर रहे। उनमें भी राष्ट्रीयवादी भावनाओं का विकास होने लगा। स्पेन के राष्ट्रवादियों ने नेपोलियन का बड़ा विरोध किया। ठीक उसी प्रकार रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा आदि देशों में भी राष्ट्रीयता की भावनाएं प्रबल होने लगी और ये भावना इतनी प्रबल हुई, अंततः इन भावनाओं के चलते नेपोलियन को पराजय का सामना करना पड़ा और वाटरलू की युद्ध मैदान में उसे एक बड़ी पराजय झेलनी पड़ी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सारे कारणों के चलते नेपोलियन को पतन के गर्त में समाना पड़ा। जो साइक्लिक चक्र है, क्रम है, उसी क्रम में कभी जिस चीज़ का उत्थान होता है उसका पतन भी निश्चित है। तो उसी प्रकार नेपोलियन का जिस तरीके से वैभवपूर्ण तरीके से उत्थान हुआ था, उतनी ही कहना चाहिए कि उतने ही तेजी के साथ नेपोलियन का पतन भी हुआ। ये नेपोलियन के विषय में, नेपोलियन के पतन के विषय में थी आज की चर्चा। धन्यवाद।